Good afternoon. Welcome to Midday Prime. In the next 1 hour, we bring you all the stories and updates from India and around the world. We'll update you about the happenings in the world of business and sports, and we'll also get you some interesting stories that are making the headlines. I'm Amritpal Singh. First up, the big news of this hour. Despite continued efforts and initiatives by the government, talks with farmer organizations remain inconclusive. The government is ready to discuss all concerns. Government proposals sent to farmers, but farmer associations are discussing it. BJP President JP Nadda on a two-day visit to West Bengal will inaugurate the West Bengal BJP's election office. Also to inaugurate the BJP state party offices, expresses gratitude to the people of Rajasthan for expressing their confidence in the Panchayati Raj and Zilla Parishad elections. Drugs Controller General of India holding a meeting to review the application for emergency use of COVID vaccine. Applications of Pfizer, Bharat Biotech and Serum Institute to be considered for review. A team of ambassadors and heads of foreign missions based in India visiting biotech companies in Hyderabad today. A team to visit biotech companies including Bharat Biotech and Biological E. And let's now go over live to a press conference which is being addressed by Cabinet Minister Prakash Javadekar. Let's listen in. पूरे राजस्थान के ग्रामीण इलाकों के मुख्यतः किसान 2.5 करोड़ वोटर थे और उनका ये फैसला है। जिला परिषद के चुनाव में 636 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें 353 सीटें बीजेपी ने जीती है। आउट ऑफ 636, 353 सीट्स बीजेपी के खाते में है। पंचायत समिति के 4,371 सीटों में 1990 यानी लगभग 2,000 सीटें बीजेपी को मिली है। आउट ऑफ 4,371, nearly 2,000 seats have been won by BJP. This is a huge victory. 21 जिला परिषदों का चुनाव हुआ, उसमें 14 जिला परिषदों में बीजेपी को बहुमत मिला, 21 में 14, और कांग्रेस को केवल 5 जिला परिषदों में बहुमत मिला है। ब्लॉक पंचायत में 222 ब्लॉक पंचायत के चुनाव हुए, उसमें 93 अभी तक बहुमत पूरा का पूरा बीजेपी को मिला है। I'll tell you. As far as Jila Parishad is concerned, out of 14 Jila Parishads, out of 21 Jila Parishads, 14 have been won by BJP and Congress won only 5 Jila Parishads, ZPs. And in Block Panchayat, BJP has won till now 93 Block Panchayats out of 222. ट्रेंड क्या होता है? राजस्थान की इस चुनाव की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषता यह है कि हमेशा ट्रेंड यह रहता है जिसका राज्य में सरकार है वो ये चुनाव जीतता है। 2010 में कांग्रेस की राज्य सरकार थी, कांग्रेस को जो जिला परिषद 24 जिला परिषदों में सफलता मिली और बीजेपी को केवल 5 जिला परिषद हाथ लगे थे। 2015 में बीजेपी सत्ता में थी तो बीजेपी को 21 जिला परिषदों में सफलता मिली थी और कांग्रेस को केवल 12 जिला परिषदों में सफलता मिली थी। लेकिन इस बार उल्टा हुआ। जैसा मैंने कहा, 21 जिला परिषदों में से 14 जिला परिषद में भाजपा को बहुमत मिला और कांग्रेस को केवल 5 मिले। ये पहले जो ट्रेंड चलता था ये बदल दिया कि मतदाताओं ने। अब मतदाता बीजेपी के साथ है और कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया, डिलिमिटेशन किया लास्ट मिनट कि ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद की सीटें हमें मिले
कांग्रेस को मिले, इसके लिए डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज किया, पैसे का जोर किया, सब कुछ किया, लेकिन कांग्रेस की करारी हार हुई। इसमें जैसा मैंने कहा 2.5 करोड़ वोटर में किसान, सभी किसान ही ग्रामीण इलाकों के ही थे, तो सारे किसानों ने वोट दिया है। इसका मतलब है कि किसान करोड़ों के संख्या में राजस्थान में कृषि सुधार के पक्ष में है। This results vindicates BJP stand on farm reforms because farmers are approving it all over. तेलंगाना में अभी चुनाव हुए, हैदराबाद के चुनाव आपको याद है, 49 सीट्स हमें मिली। जो सत्तारूढ़ दल है टीआरएस को केवल 55 सीटें मिली, हमें 49 मिली। लेकिन बात महत्व की यह है कि वोट टीआरएस से भी हमें ज्यादा मिले, बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले। और दुबका का जो चुनाव था, उपचुनाव दुबका विधानसभा में, वो बहुत क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण था, क्योंकि चारों ओर मुख्यमंत्री का खुद का, उनके बेटी का, उनके बेटे का, उनका सबका चुनाव क्षेत्र वही था, दामाद का। तो भी ये बीच वाली सीट जो थी हमने निकाली। और हैदराबाद का वोट भी वही दर्शाता है कि तेलंगाना में भी बीजेपी को जनता पसंद करने लगी है बहुत तेजी से। अभी अरुणाचल के नतीजे आ रहे हैं। अरुणाचल में बीजेपी को भारी सफलता मिली है। 240 जेडपी के सीट में 96 सीट अनअपोज आ गए हैं, बाकी का वोटिंग होगा अभी। और ग्राम पंचायत में 8,291 सीट्स में से 5,410 सीट्स अनअपोज्ड। बीजेपी के सामने कोई चुनाव नहीं लड़ा और लोगों की पसंद से एकमात्र कैंडिडेट रहा, इसलिए अनअपोज चुनाव हुआ। ये अरुणाचल का ट्रेंड है और बाकी जो वोटिंग होगा उसमें भी भारी सफलता मिलेगी, यह हमें पूरा विश्वास है। राजस्थान के चुनाव की और 2 विशेषता बताना चाहिए। इस बार मार्जिन बहुत ज्यादा रहा, हमारे जीत का और उनके हार का अंतर बहुत ज्यादा था। प्रदेश अध्यक्ष अपने क्षेत्र के, गृह क्षेत्र के 2 पंचायत समिति पूरी हार गए। पायलट के उप मुख्यमंत्री पायलट है, उनके टोंक जिले में जिला परिषद बीजेपी ने जीती। 4 बड़े मंत्री जो सरकार चलाते हैं वो भी अपने जिला परिषद को रख नहीं पाए, जिला परिषद हार गए। यह आने वाले समय का ये एक सुचिन्ह है कि किस दिशा में मतदाता, साउथ हो, दक्षिण हो, पूर्वोत्तर भारत हो, सब जगह कैसे जा रहा है। तो राजस्थान की जीत अकेली जीत नहीं है। अगर देखेंगे तो बिहार की जीत, तेलंगाना की जीत, राजस्थान की जीत, अरुणाचल की जीत, और ये किस स्थिति में? कोरोना है, महामारी का प्रकोप है, और महामारी के साथ भारत ने अच्छी लड़ाई की और एक सफलता पाई है। लेकिन कोरोना का संकट, उससे उपजा पूरे दुनिया में फैला एक विश्व का आर्थिक संकट, एक माइग्रेशन जो लेबर का हुआ, बहुत बड़े संख्या में लोग वापस गए थे, अब वापस आ रहे हैं, और विपक्ष का कृषि सुधारों पर कुप्रचार, ये सब होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सब जगह मतदाता पसंद करते हैं, क्योंकि उनको विपक्षियों की नकारात्मक राजनीति पसंद नहीं है। वो देश की तरक्की देखना चाहते हैं और तरक्की मोदी जी के नेतृत्व में होगी, ये उनको विश्वास है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कुशल संयोजन में जिस तरह से ये पूरे चुनाव का संचालन सभी जगह हुआ, चाहे तेलंगाना में हो,
वहां तो भूपेंद्र जी प्रमुख थे, वहां डेरा डालकर बैठे थे। बिहार में हो, वहां भी भूपेंद्र जी थे। तो आप एकदम लकी मस्कट हो एक हमारे। और राजस्थान में, वो राजस्थान के है ही। और अरुणाचल, यह अरुणाचल में भी शानदार जो सफलता मिली है, इस सबको हमें खुशी है, लेकिन उसका ये राजनीतिक अर्थ है, ये हमें समझना चाहिए। जस्ट टू सम अप इन फ्यू सेंटेंसेस, द राजस्थान विक्ट्री इन लोकल बॉडी इलेक्शन इज फिनोमिनल फॉर बीजेपी, एंड पीपल, particularly the farmers of rural areas, have given a decisive mandate for BJP, defeating the Congress with a large and huge margins. Out of 21 Jilla Parishads, BJP has won 14 Jilla Parishads and Congress has won only 5. In block panchayats also, BJP has won nearly 100 out of 222. And out of 636 Jilla Parishad seats, BJP has won 353 seats. And out of Panchayat Samiti seats, 4,371 seats, elections were held. BJP has nearly won 1990, that is nearly 2,000 seats in these elections. So that's and this is actually reversal of the trend. The trend in Rajasthan used to be that whoever wins the state assembly elections wins the Jilla Parishad elections, followed after 2 years. That happened in 2010 when Congress was there. It happened in 2015 when BJP was there. But in 2020, that trend did not work. And people voted in favor of BJP this time, not in favor of Congress. And Congress did everything, every trick. So this is a farmer's mandate and a vote for farm reforms. In Telangana also, as you know, Dupka by-election and Hyderabad Corporation. And in the Hyderabad Corporation, we have won more votes than TRS party, the ruling party. In Arunachal also, our many candidates have won unopposed, and in final election tally will be also a major, huge victory for. And Bihar election results we know all. So be it east, be it northeast, be it south, or be it Rajasthan north, whatever the direction you go, it is BJP, BJP, BJP. And therefore, Congress, we suppose that despite Corona, despite economic problems, despite migration of laborers, and despite the instigation by opposition parties and misinformation campaign carried out by opposition parties against the farm reforms, people of India are standing behind BJP and are voting for BJP for all reforms of progress and prosperity under the dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi. That's from my side. If you have any question on this first. Thank you. देखो, उसके बारे में कोई भी फैसला होता है तो आपको बताया जाएगा ही, लेकिन सरकार खुले मन से किसानों के साथ चर्चा कर रही है और लोकतंत्र में चर्चा के द्वारा ही समाधान होता है, यह हमारा विश्वास है और वैसे ही होगा, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। हाँ, तो लोकतंत्र है, कोई भी किसी को मिल सकता है, किसी को पाबंदी थोड़ी है। तमाम जो नतीजे आ रहे हैं वो बीजेपी का समर्थन दिखाते हैं। जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें कुछ खास राज्यों के किसान ज्यादा है, खासतौर पर पंजाब के। तो आपको लगता है कि ये जो नतीजा है मतलब देश भर में जो व्यापक स्तर पर ये किसानों की एक सहमति है किसी सुधारों कानून को लेकर,
और केवल कुछ राज्यों में ये समस्या है, वहां ही आपत्तियां ज्यादा है। 40 साल से मैं किसान आंदोलन का एक अध्ययन करने वाला कार्यकर्ता रहा हूं, किसान आंदोलन में शरीक हुआ हूं, तो उसमें मैंने हमेशा देखा है एपीएमसी के चुंगल से हमें मुक्ति मिले, यही तो देश के किसानों की मांग थी। और एपीएमसी भी रहेगी, ये जो कानून है उसमें एपीएमसी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, सरकारी खरीद जो होती है वो भी रहेगी, और लेकिन दूसरी भी एक विंडो अपॉर्चुनिटी की किसान के लिए मिलेगी, जहां ज्यादा दाम मिलेगा वहां वो बेचेंगे। ऐसा है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने राजस्थान के चुनाव के नतीजों का एक अर्थ बताने के लिए और उसकी जानकारी आपको देने के लिए किया, वो महत्वपूर्ण है। बाकी किसान सिंधु बॉर्डर पर क्या हो रहा है, फिर बाकी चर्चा कैसे होगी, इसके बारे में कृषि मंत्री जब बयान देना है तो देंगे। हाँ बताइए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले कहा कि उनकी सरकार गिराने की भाजपा फिर से साजिश करेगी। ये ऐसा ही बोलते हैं, चुनाव के हार के सामने क्या बोलेंगे। सर एक सवाल, जैसे कि आपने कहा भाई पूरे देश में समर्थन खासकर किसानों का, क्योंकि जो वोटर्स थे ग्रामीण प्रदेश, तो सवाल उठता है कि जो सड़कों पे किसान बैठे कौन, आपको क्या लगता है क्या? जैसा आपके कलीग ने कहा कि एक प्रदेश के ज्यादा किसान है, उनके भी गलत फहमी होगी, हम दूर करेंगे। यस, see, I don't want to reply to a non-performing politician. ओके, किसानों पर उस पे राजस्थान पर कुछ राजस्थान में सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि किसानों के लिए जो कानून बनाए गए वो जल्दबाजी में कानून बनाए गए और संसद की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। अगर किसानों के साथ बातचीत, कल मैंने टीवी पर बहुत बोला है और आपने सुना भी है, तो आज फिर से मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राजस्थान, अरुणाचल, बिहार, तेलंगाना में जो नतीजे आए हैं उसी को आप भी छापेंगे और हम भी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। So that was BJP leader Prakash Javadekar speaking about the local bodies elections in Rajasthan. He said the victories in Rajasthan, Arunachal Pradesh, even the Hyderabad Municipal Corporation of what they've got, the number of votes reflect a mindset in rural India of the farmers, that they've reposed faith in the BJP. He said the resounding victory in Rajasthan local body elections, be it Zilla Parishads or Block Panchayats, shows that the farmers and the rural electorate of India has rejected the Congress. He said it was a role reversal, unlike in the past when the party in the power in the state would generally win the local body elections. But this time around, the people of Rajasthan have voted for the BJP. This means, he says, his party interprets that as the people of India stand behind the BJP and have rejected the Congress. He said this is despite the provocations and despite what he called the misinformation campaign by opposition parties on farm reforms. He says the farmers have reposed faith in the BJP. He also said that and this is not just in Rajasthan. He said he saw that that has been seen in Arunachal Pradesh. That is seen. He spoke about the Bihar elections. He said people are reposing faith in the BJP. On the issue of farmers, though he was replying to questions on that, he said the government is engaging with an open mind with farmers. He said he hopes this will get resolved soon, but he said the government
is engaged with open mind. He once again reiterated that the MSP and the Mandi system or the APMCs are here to stay. He said this is the farm bills, the farm laws are a farm reform process, and he said that the farm reform process is taking place. Misinformation for political reasons is being spread about it, but the farmers of the country understand that. He said he will also engage with the farmers. He said one particular state, obviously referring to farmers from Punjab who have gathered at the Singhu border in Delhi and are protesting the farm laws there. He said the government is engaging with them. He believes that the farm laws the government believes that the farm laws are in the interest of the farmers, and they'll try and convince the farmers, and he said that he hopes the farmers will see through the disinformation or the misinformation campaign that is being run to mislead them, and the farmers will be able to see that this reform process is in their favor. My colleague Shailendra Mishra now joins me from the BJP headquarters to talk more about that. शैलेंद्र, पहले तो बात कर लेते हैं फार्म रिफॉर्म्स की, जिस फार्म लॉस पर उन्होंने जो बोला, क्योंकि सरकार ने एक प्रपोजल भेजा है फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस को, वो उसको स्टडी भी कर रही हैं, अभी प्रतिक्रिया आनी है दोनों साइड्स पर कि इस पर क्या आगे होता है। पर आज उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर ने ये साफ कहा कि फार्म जो लॉज हैं वो किसानों के हित में हैं और सरकार उनसे एक खुले मन से, खुले दिमाग से उनके साथ एंगेज कर रही है। जी बिल्कुल अमृत, दरअसल आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये बताया गया है बीजेपी की तरफ से कि जो लगातार कई राज्यों में जो परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं, जिला पंचायत के या फिर ब्लॉक पंचायत के चुनाव हो रहे हैं या नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, उसमें किस तरह से बीजेपी को जीत हासिल हो रही है, और ये चुनाव में जीत हासिल हो रही है ऐसे मतदाताओं के बीच जहां पर किसान मतदाता अधिकतर संख्या में है। राजस्थान में जो नतीजे आए हैं, जो कि ट्रेंड जो रहता है कि जो सत्ताधारी दल है उस तरफ नतीजे जाते हैं, लेकिन उसके ठीक उलट बीजेपी को जीत हासिल हुई है जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत और पंचायत समितियों में। तो ये दर्शाता है कि किसानों का समर्थन दरअसल बीजेपी के साथ है, और जो कृषि कानून, जो 3 सुधार वाले कृषि जो कानून लागू किए गए हैं उनके साथ किसान खड़ा है। और इसके साथ ही साथ चाहे उत्तर की बात हो, अरुणाचल की बात हो, हैदराबाद में नगर निगम की बात हो, तो दरअसल पूरे भारत में देखें तो एक तरह का ट्रेंड है, बीजेपी के साथ जनता खड़ी नजर आ रही है। ये बावजूद इसके हो रहा है कि कोरोना का संकट चल रहा है, एक बड़ी समस्या देखने को मिली कई, और विपक्ष का कुप्रचार जो आरोप लगाया बीजेपी ने कि कृषि कानूनों के खिलाफ जो विपक्ष का कुप्रचार हुआ, उसके बावजूद जनता ये समझ रही है, किसान खासतौर पर समझ रहा है। शैलेंद्र, मैं आपको रोकता हूं, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा इस वक्त वेस्ट बंगाल पहुंचे हैं, वहां वो बीजेपी का इलेक्शन ऑफिस से इनॉग्रेट कर रहे हैं, कुछ मीटिंग्स एड्रेस कर रहे हैं, उनको सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू, कर्मशील और लोगों से जुड़े हुए ऐसे प्रदेश के अध्यक्ष श्री दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यहाँ के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ साथी भाई मुकुल रॉय जी, हमारे शिव प्रकाश जी, लॉकेट चैटर्जी जी, राहुल सिन्हा, अनुपम हाजरा राष्ट्रीय मंत्री, सम्मानित मंच, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु और प्रदेश के 9 स्थानों से जुड़े हुए हमारे इलेक्ट्रॉनिकली जुड़े हुए, डिजिटली जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले तो मुझे बंगाल की धरती पर आने का मौका मिला है, और ये धरती जो स्वामी विवेकानंद जी की धरती है, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की धरती है, बंकिम चंद्र चैटर्जी की धरती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की धरती है, सम्माननीय हमारे विचारक श्री अरबिंदो जी की धरती है, और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की धरती है। ऐसी पवित्र
और दुनिया और देश को दृष्टि देने वाली धरती को मैं नमन करता हूं और इसके माध्यम से करोड़ों लोग जो यहां बंगाल में बसते हैं उनके लिए ये आग्रह भी करता हूं कि हम सब लोग बंगाल की संस्कृति को जीवित भी रखेंगे और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो महापुरुषों ने योगदान किया है उसके साथ अपने आप को जोड़ते हुए इस संस्कृति को और आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। मित्रों, भारतीय जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी का बंगाल से विशेष रिश्ता है, बंगाल से विशेष संबंध है और कई बार लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं होती कि भारत में जनसंघ को पहले शुरू काल में 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं तो वह बंगाल से मिले हैं। इसको हमको ध्यान में रखना और हमको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जनसंघ की स्थापना ही स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रेरणा से शुरू हुई थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? जिन्होंने अगर पाकिस्तान ने भारत का टुकड़ा किया तो पाकिस्तान का टुकड़ा करने वाले थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज जिस धरती पर हम खड़े हैं, जिसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं, इसको बचाना, इसको भारत के साथ अक्षुण्ण रखना, इस काम को बखूबी किया था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया, जिन्होंने अपना जीवन इस बात के लिए दे दिया और उन्होंने जीवन अपना इस बात के लिए लगाया। और आज मुझे खुशी होती है कि जिस बात के लिए उन्होंने बलिदान दिया, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे, उसको मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति ने उस धारा 370 को धाराशाही कर दिया और हम धारा 370 को समाप्त कर दिया। यानी उनका बलिदान जो 1952-53 की बात है, उनके बलिदान के लिए लड़ते लड़ते हमारी पीढ़ियां निकल गई, पीढ़ियां खप गई, लेकिन उसको पूरा किया तो मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह जी की रणनीति ने, जिसके कारण। मित्रों, मैं बंगाल में आया हूं, मुझे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वो वाक्य याद ध्यान में आता है जो उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज के सामने 7 दिसंबर 1935 को कहा था और यह बंगाल के लिए बहुत ही सार्थक है आज के दिन। उन्होंने कहा था, कल्टिवेट द हैबिट्स ऑफ डिसिप्लिन एंड टॉलरेशन। विचारों के साथ, डिसिप्लिन के साथ टॉलरेट करना भी हमको सीखना चाहिए। Surrender not to the convictions you hold dear, but learn to appreciate the points of view of your opponents. ये बात उन्होंने 1935 में कही थी और आज भी कितनी सार्थक है कि अगर हम ममता जी को देखें तो जिसको बोलते हैं असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, दाई नेम इज ममता, यह दूसरा नाम है इनटॉलरेंस। राजनीतिक दृष्टि से विचारों का आदान प्रदान होना यह प्रजातंत्र की खूबसूरती है और पश्चिम बंगाल तो विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना गया है। विश्व भारती यहां, रविन्द्रनाथ टैगोर यहां पैदा हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस तरीके से दृष्टि दी समाज को, वो हम सबको मालूम है। श्री अरविंदो जिन्होंने विचार दिया, उस विचार में नहीं सिर्फ देश, अंतर्राष्ट्रीय, विश्व संबंध की दृष्टि से भी उन्होंने एक दृष्टि दी थी। लेकिन आज मैं देखता हूं कि यहां इनटॉलरेंस किस तरीके से बढ़ता चला है। मित्रों, आज मैं कार्यालय के उद्घाटन के लिए आया हूं। मुझे खुशी है कि 9 कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के आज समर्पित हुए। जैसा कि हमारे बता रहे थे कि आगे चलकर के 38 कार्यालय बनने हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का दोनों तरफ का ग्रोथ है, हार्डवेयर का भी और सॉफ्टवेयर का। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बढ़ रहे हैं और कार्यालय भी बढ़ रहे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, यह कार्यालय मोस्ट मॉडर्न तरीके से सुसज्जित होगा। इसमें ई लाइब्रेरी होगी ताकि कार्यालय पे कार्यकर्ता अपना विकास कर सके, दुनिया की कोई जानकारी लेनी हो वो उसको मिल सके।
ये इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये सुविधा लैस होगा। कॉन्फ्रेंस हॉल इसमें होगा, इसमें छोटी और बड़ी मीटिंग करने की व्यवस्था होगी, बड़ी मीटिंगें भी की जा सकती है, इसकी भी व्यवस्था होगी। और मैं हमेशा कहता हूं, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन एन ऑफिस एंड ए कार्यालय। ऑफिस वर्क्स फ्रॉम 10 to 5, कार्यालय वर्क्स 24/7/360, हर समय चलता है। और कार्यालय संस्कार का केंद्र है। और मजेदार बात देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से चलती है और अन्य पार्टियों का कार्यालय घर ही उनका कार्यालय है, घर से पार्टियां चलती हैं। यह स्थिति आ गई है। अन्य राजनीतिक दल पार्टी परिवार ही पार्टी है, परिवार में सीमित हो गई है। ऊपर से शुरू करो और नीचे तक चले जाओ, जाल बिछा हुआ है। और टीएमसी भी इससे अलग नहीं है, यह भी परिवार की पार्टी बन गई है, यह हमको समझना है। लेकिन हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही परिवार है, पार्टी ही परिवार है। हम सब लोग एक बड़े परिवार के हिस्से। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा संस्कार है कि कार्यालय किसी नेता के घर से नहीं चलता, कार्यालय कार्यालय से चलता है। और कार्यालय में कार्यकर्ता होता है, कार्यकारिणी होती है, कार्यक्रम होता है, कोष होता है और कार्यकर्ता होता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए कार्यालय का उद्घाटन होना आज के दिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शुभ बात है। और आपने जिस विधान के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया है, इस कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। ये वो जगह है जहां से ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया गया है। यह वह चुनाव का। और इस शुभ घड़ी पर जब हमने इसकी पूजन किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम आगे भी बढ़ेंगे और इस इलेक्शन ऑफिस से हम रणनीति भी बनाएंगे और उस रणनीति के कारण हम भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाएंगे। मित्रों, अभी बिहार के चुनाव है। क्या बोलता था मीडिया, क्या बोलते थे सेफोलॉजिस्ट, क्या बोलते थे सारे पोस्ट इलेक्शन के प्रेडिक्शंस? बीजेपी नहीं। उनको मालूम नहीं था कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और गांव में लोगों की आस्था मोदी जी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए बिहार में फिर से हम सरकार बना सकते हैं। और बिहार में चुनाव नहीं जीता हमने गुजरात के 8 में से 8 सीटें जीती, हमने उत्तर प्रदेश की 7 में से 6 सीटें जीती, हमने मध्य प्रदेश में 28 में से 21 सीटें जीती, हमने कर्नाटक की 2 सीट जीती, हमने तेलंगाना में दुबाका जीत लिया, धमाका कर दिया, हमने मणिपुर की सीट जीत ली और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीट भी हमने जीत ली है। यह हम आपको बताना चाहते हैं। और बिहार में हमारा स्ट्राइक रेट 67%, 110 सीटें लड़ी, 74 सीटें जीती, 19.5% वोट आए। जिस तरीके से मोदी जी ने कोविड का मैनेजमेंट किया, दुनिया ने इसको सराहा, दुनिया ने, और देश के लोगों ने उस पर मोहर लगाई। इसलिए मित्रों, अभी कल राजस्थान के बीडीसी और जिला परिषद के चुनाव हुए। एक तरफा फैसला किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, यह हमको समझना है। ये शहर की सीटों का चुनाव नहीं था, ये गांवों का चुनाव था, ये जिला परिषद का चुनाव था, ये बीडीसी का चुनाव था, ये किसानों का आशीर्वाद लेने का समय था। और किसानों ने अपना आशीर्वाद भरपूर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में दिया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, जब चुनाव की बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे बढ़कर के इसमें हिस्सा भी लेती है और विजय सिंह। बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। मुझे याद है कि एक समय था 9 साल पहले, हमारा वोट प्रतिशत 4 था, 4। 2014 में हमारी सीटें हो गई 2 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 18। और 2019 में हमारा सीटें पहुंची 18 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 40। और अभी 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को हमको समझना है।
मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लोग मोदी जी के साथ है, लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। यहां वेस्ट बंगाल में 4 से 40 पहुंच गए, अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वह हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। यहां ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे, इस बात को आपको बताएंगे। और इसके लिए हम अग्रसर हैं, इस काम में हम लगे हुए हैं। अभी कोविड का प्रकोप हुआ, बड़े बड़े शक्तिशाली देश अपने आप को मुसीबत में उन्होंने पाया, हमसे बेहतर उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने असहाय समझा। लेकिन मोदी जी ने 130 करोड़ देश को समय पर लॉकडाउन करके बचा लिया और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं खड़ी की, और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं खड़ा करके इस देश को आगे ले जाने का काम मोदी जी ने किया। जब जरूरत थी तो कहा जान है तो जहान है, और जब हम जान बचाने के लिए तैयार हो गए तो हमने कहा जान भी है और जहान भी है, दोनों की रक्षा होगी, दोनों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1 करोड़ 1,75,000 करोड़ रुपए का पैकेज, 1,75,000 करोड़ का पैकेज। क्या किया? 3 महीने तक 8 करोड़ बहनों को मुफ्त का 3 सिलेंडर दिया ताकि उनका चूल्हा जल सके। क्या किया? 80 करोड़ की जनता को 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति के हिसाब से मार्च महीने से लेकर के दीपावली और दुर्गा पूजा तक व्यवस्था की गई। ये हमको देखने का मिलना चाहिए। क्या किया? 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए, 1500 रुपए 3 महीने के लिए, ताकि उनका चूल्हा जल सके, लॉकडाउन में वो दिक्कत में ना पड़े, यह काम किया। और 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए पहुंचाया। ये 500 रुपए पहुंचाना छोटी घटना नहीं है मित्रों। यही देश था ना, राजीव गांधी बोलते थे मैं 1 रुपए भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं और 15 पैसा ही पहुंचता है। और मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए, 1500 रुपए पहुंचा दिया। ये हमसे दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, विधवा बहनों के लिए 1-1 हजार रुपए 3 महीने के लिए पहुंचाने की व्यवस्था। इसलिए मित्रों, और बंगाल की भी बात करें तो 21 लाख लोगों को इसमें से बेनिफिशियरीज हुए और 21.33 लाख लोगों को 2,100 करोड़ रुपए का अदायगी की गई है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से फूड ग्रेन में 8.77 लाख मेट्रिक टन लॉकडाउन पीरियड में दिया गया और अनलॉकडाउन पीरियड में 8.67 लाख मेट्रिक टन गेहूं और अनाज बांटा गया। यह स्थिति। आत्मनिर्भर भारत के अभियान में 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया, 3 लाख रुपए एमएसएमई सेक्टर को दिया गया, 1 लाख रुपए हमारे किसान भाइयों को दिया गया। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, अपने किसानों की योजना बनाइए। आपको क्या चाहिए? मंडी तक सड़क चाहिए गांव से। आपको क्या चाहिए? आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए। आपको क्या चाहिए? अनाज के लिए स्टोरेज चाहिए। आपको क्या चाहिए? अनाज के लिए वैल्यू एडिशन के लिए कोई फैक्ट्री चाहिए। कार्यक्रम का प्लानिंग आप करेंगे, पैसा मोदी जी देंगे, 1 लाख करोड़ रुपए, ताकि उसका विकास हो सके। इस तरीके की योजना है। मित्रों, हमें आत्मनिर्भर भारत के तहत लोकल के लिए वोकल भी होना है। वोकल होना है और लोकल। और उसमें मैं कई बार देखता हूं तो आपके यहाँ जूट है, आपके यहाँ ब्रास है, आपके यहाँ बेल मेटल है, आपके यहाँ नेचुरल फाइबर है, बबुई ग्रास है, आपके यहाँ ढोकरा जूट है। ये इन चीजों की ब्रांडिंग करने की जरूरत है और इनकी वर्ल्ड ब्रांडिंग करने की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने कार्यकर्ता, बहुत मेहनत आपने लॉकडाउन पीरियड में किया और आपने गरीबों की चिंता की है। मुझे जानकारी मिली है कि 1 करोड़ 6 लाख फूड पैकेट्स वेस्ट बंगाल के कार्यकर्ताओं ने बांटे हैं लॉकडाउन की अवस्था में। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों, 1 करोड़ 6 लाख फूड पैकेट्स। उसी तरीके से राशन पैकेट्स यानी राशन किट, आपने लगभग 30,000 राशन किट्स बांटे हैं।
गरीबों के लिए, गरीब बस्ती में। उसी तरीके से आपने फेस कवर लगभग 31 लाख 31.5 ये आपने फेस कवर्स बांटे हैं और आपने 1 करोड़ लोगों को पीएम केयर फंड से जोड़ने का काम किया है। मैं वेस्ट बंगाल की यूनिट को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा, इतना सुंदर काम किया। लेकिन लॉकडाउन में जब हमारे कार्यकर्ताओं ने इतना सुंदर काम किया तो ममता जी ने भी हमारी पार्टी को डिस्टर्ब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिलीप दा उनको अरेस्ट कर लिया, उनको घूमने नहीं दिया। हमारे सुभाष सरकार उनको घूमने नहीं दिया। ये सब एमपीज थे, इनके घर के आगे पर्चे लगा दिए। अर्जुन सिंह, जॉन बराला, देवश्री चौधरी, सुगंध मजुमदार, जयंता रॉय, निशित प्रामाणिक, इन सबके घर पर पोस्टर लगाकर इनको हाउस अरेस्ट किया कि नहीं किया? दिलीप दा किया कि नहीं किया? उसके बावजूद इन लोगों ने घर में जब इनको हाउस अरेस्ट कर दिया, उसके बावजूद इन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दी और 1 करोड़ 6 लाख फूड पैकेट बांटने का काम किया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं जो आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया। संपर्क अभियान में लगभग आपने 1 करोड़ लोगों को जोड़ा, 1 करोड़ 56 लाख लोगों को जोड़ा वर्चुअल रैली से। 590 आपने वर्चुअल मीटिंग की है, लगभग 17,000 स्टेक होल्डर्स को आपने जोड़ा। तो बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है, इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूं। मित्रों, जब मैं वेस्ट बंगाल में आया हूं तो मुझे दुख भी होता है और शर्मसार भी होता है। जो बंगाल संस्कृति के लिए जाना जाता था, जो बंगाल विराट हृदय के लिए जाना जाता था, जो बंगाल सोनार बंगाल के लिए जाना जाता था, आज वहां वायलेंस, करप्शन, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अपना पराया और इसके साथ साथ विकास के विरुद्ध काम करने की योजना बनने का काम ये टीएमसी की सरकार ने पकड़ा है। अगर मैं वायलेंस की बात करूं, आज सवेरे हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया, कल हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया। 130 कार्यकर्ताओं ने जाने दे दी, 130 कार्यकर्ताओं। मैंने 100 लोगों का तर्पण तो खुद किया है। आप समझो ये बिहार, ये बंगाल है क्या? बंगाल इस बात के लिए जाना जाता था क्या हो गया? मैं तो कई बार ये कहना चाहता हूं कि ये इंसानियत के भी विरोध में है और ये जिसको कहते हैं राजनीतिक इंटॉलरेंस की प्रकाष्ठा है, जिसको हमको समझना चाहिए। जिस प्रदेश में विचार की लड़ाई खत्म हो जाए और वायलेंस शुरू हो जाए, समझिए कि उस प्रदेश में राजनीतिक एक्टिविटी समाप्त हो जाएगी। लेकिन मैं बधाई देता हूं अपने कार्यकर्ताओं को, हिम्मत के साथ जुटे हुए हैं, हिम्मत के साथ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा कार्यकर्ता 2021 में ममता की सरकार को उखाड़ फेंकेगा, इस बात को हम आपको, इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, अभी देवेंद्र नाथ रॉय हमारे एमएलए थे, उनकी हत्या हुई और सुसाइड में परिवर्तित कर दिया गया। मनीष शुक्ला की हत्या हुई सामने सामने पुलिस स्टेशन के सामने और ऑटोमेटिक गन से, मोस्ट मॉडर्न वेपन से, और कोई उसमें कोई पकड़ा नहीं गया, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई एक्टिविटी नहीं हुई। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रदेश के तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से राजनीतिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस का राजनीतिकरण हो रहा है, उसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्रशासन भी ये ध्यान में रहे, ये सरकार हर दिन नहीं रहने वाली। 2021 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, ये हमको ध्यान रखना है। हमारे असहिष्णुता का किस्सा सुनाओ। जादवपुर के एक प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा ने एक कैरिकेचर एक बना दिया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। आरामबाग के टीवी के एडिटर हमारे शफीकुल इस्लाम, उनको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने टीएमसी का करप्शन दिखाया था। आनंद बाजार पत्रिका के एडिटर अनिर्बान चट्टोपाध्याय, उनको भी ओवरनाइट हटा दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सच्चाई को सामने रखने का प्रयास किया था। और उसके बाद ये जंगल महल एरिया जो बिल्कुल लेफ्टिस्ट का एरिया हो रहा है, जहां नक्सलाइट फिर से एक्टिविटी कर रहे हैं, वहां पर हमारे लोगों को डराने के लिए क्रिमिनल को जेल से निकाल करके अपनी पार्टी का, टीएमसी का स्पोक्स पर्सन बनाने का काम टीएमसी ने किया है।
इस तरीके की परिस्थिति ला करके खड़ी की है। मित्रों, मैं एक ही बात कहूंगा, यहां तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, अपीजमेंट की राजनीति हो रही है। 30 और 1 जुलाई को ईद आती है, ईद मनाना चाहिए, हम चाहते हैं मनाई जाए, हमें खुशी है, हमारी सरकार जहां जो होती है हम मनाते हैं, हम मनाने की इजाजत भी देते हैं। लेकिन 30 तारीख को ईद मनाने की छुट्टी और 30 के बाद आता है 5 अगस्त, जब भव्य राम मंदिर बन रहा होता है तो उस दिन कर्फ्यू लगा दिया जाता है। आप बताइए कि लॉकडाउन पहले लगेगा या बाद में लगेगा? लॉकडाउन तो पहले लगना था ना, तो 30 तारीख को तो खुला कर दिया। बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लोगों को ईद मनाना चाहिए, गले मिलना चाहिए, सारी बातें सही है। लेकिन 5 तारीख को लॉकडाउन क्यों लगाया? क्योंकि उस दिन भव्य राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या की नगरी में कर रहे थे और हजारों साल की तमन्ना, करोड़ों लोगों की तमन्ना को उन्होंने उस दिन साकार किया, जिसमें हमारे लोग भी भाग लेते। तो ये इस तरीके का अपीजमेंट का काम चल रहा है। मित्रों, मैं अभी 2 दिन तक यही हूं, कल फिर आपसे मिलने वाला हूं, आज भी मैं कार्यक्रम में भाग लेने वाला हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के बताए रास्ते पर चलकर बंगाल को एक नया बंगाल बनाएंगे। बंगाल को ऐसा बंगाल बनाएंगे जो विकास का बंगाल है। बंगाल ऐसा नहीं जहां व्यापारी छोड़ के भाग जाए, बंगाल ऐसा नहीं जहां किसान छोड़ के भाग जाए, बंगाल ऐसा नहीं जहां मछुआरे छोड़ के भाग जाए। अरे बेचारा छोटा मछुआरा वो भी यहां से पलायन करके आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में जाकर के बस रहा है। ये क्या स्थिति आ गई है? मित्रों, हमको सबको बसाना है, सबको बढ़ाना है, एक विकसित बंगाल बनाना है। आज फीमेल डोमेस्टिक क्राइम में सबसे आगे बंगाल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे आगे बंगाल, और बंगाल में भी टी स्टेट गार्डन में ट्राइबल्स, सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहां हो रही है, सबसे ज्यादा वायलेंस यहां हो रहा है, सबसे ज्यादा रेप केसेस यहां हो रहे हैं। और अब तो क्राइम ब्यूरो को रिपोर्ट करना भी ममता जी ने बंद कर दिया। बताना नहीं, कितने कोरोना के केस नहीं बताऊंगी, कितने डेंगू के केस नहीं बताऊंगी, आयुष्मान भारत नहीं लागू करूंगी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं लागू करूंगी। 75 लाख लोग किसान वंचित हैं, 6,000 रुपए साल का उनको मिलता ना, होवे ना, मिलेगा नहीं। ये इस तरीके की हठधर्मिता, इस तरीके की एडवेंसी, इस तरीके की फॉर पॉलिटिकल रीजंस बंगाल के लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने से रोकने का काम ममता सरकार ने किया है। और इसलिए बंगाल के लोगों का हक है आयुष्मान भारत उनको मिले। गरीब लोग, उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हर साल मिलना चाहिए ताकि गरीब स्वस्थ रह सके। ये मोदी जी की योजना है। इसको लागू करना है कि नहीं करना है बंगाल में? बताइए, करना है कि नहीं करना है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देनी है किसान को कि नहीं? वो बीज खरीद सके, वो फर्टिलाइजर खरीद सके, वो अपना विकास कर सके, वो अपने खेती में अपना योगदान कर सके। करना है कि नहीं करना? अगर ये करना है तो ममता को हटाना है, बीजेपी को लाना है, कमल खिलाना है और आगे विकास का नया हमको आगे अध्याय रखना है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है आज ये 9 कार्यालय समर्पित हुए हैं। आदरणीय मोदी जी का सपना है हर जिले में एक अच्छा कार्यालय होना चाहिए। अमित भाई शाह ने उसको रूप दिया है, 400 से ज्यादा कार्यालय बन गए हैं और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि 2 साल के अंदर सारे देश के जिला में कार्यालय बन करके तैयार हो जाएंगे। इस तरीके का हम काम करेंगे। आज मुझे इनके उद्घाटन करने का मौका मिला, आपने ये मौका मुझे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे और आगे मिल करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। So that was BJP National President JP Nadda addressing party workers in West Bengal in Kolkata, where he is he's on a 2-day visit to West Bengal to he'll be inaugurating the BJP's election office in Kolkata and also 9 state party offices, which he'll do visually. He's going to hold meetings with various sections of people, with people from the slum dwellers. He's going to meet party workers in this address or interaction with the party workers. He evoked how the BJP
was founded by Shyama Prasad Mukherjee, is said to have founded, Shyama Prasad Mukherjee founded the Bharatiya Jan Sangh, which later became the BJP, is but widely considered the original founder. He said he was from Bengal, and that's the vision that this party stands for. He said for what Shyama Prasad Mukherjee died for, the BJP has finally brought that about with Article 370. He spoke about the elections in Rajasthan that the BJP has won. He said there is a mood in the country for BJP, and he believes that the people of Bengal will translate that. And he in fact took on Mamata Banerjee and the TMC government for unleashing violence. He said today Bengal is known for highest rates of human trafficking, for violence and political violence especially. But what the BJP, he believes, wishes to put Bengal back on track for of development, for creating an Atmanirbhar Bharat. But to talk more about that, I'm joined by my colleague Anubrata, who's joining us from Kolkata. Anubrata, what would you say? What were the main points that the JP Nadda today was trying to convey to his party workers? What I have found that the BJP President JP Nadda has sounded the voice of optimism that the BJP will get 2/3 majority in the forthcoming election in West Bengal. You know, a few of programs that the BJP President here has, that is to galvanize the party. You know, here we have found that he inaugurated the election campaign office here at Hastings and virtually inaugurated 9 other election campaign office, 2 of it in North Bengal and 7 in South Bengal. Actually, as you know, BJP has strong base in North Bengal. Now they are organizing all their strength to galvanize all their strength to strengthen the base here in South Bengal, because they are, you know, optimistic that in the forthcoming election they will unseat Mamata Banerjee from power. And you know, soon after the program that he has here, JP Nadda will proceed to the assembly constituency of Mamata Banerjee, Bhawanipur. If we go by the, you know, the election result of the last Lok Sabha election, we will find that the BJP almost, you know, was heading in the 125 assembly seats here. And in the Mamata Banerjee's Vidhan Sabha constituency, out of 8 wards, BJP was ahead in the 6 wards. So even we have found in the 2014 Lok Sabha election, BJP was ahead in the Bhawanipur assembly election. So JP Nadda in his the campaign, election campaign, will hit the turf of Mamata Banerjee's constituency Bhawanipur, and he will visit door to door and will distribute pamphlet of the BJP, because they are re-orchestrating of this Annay program, because no longer injustice. What we have found that what the BJP is alleging time and again, that the BJP workers are getting killed in the hands of the Trinamool Congress, and Trinamool Congress is unleashing a reign of terror everywhere. The BJP President JP Nadda has given strong message to the party members that they are to gear up all the strength to unseat the Mamata Banerjee government from power in the forthcoming election. Amritpal. Also, Anubrata, he spoke about that during COVID times, how the BJP was going out distributing food packets, ration kits, face masks. He talked about what the Narendra Modi government did for stopping the spread of COVID, or dealing with the COVID situation by imposing the lockdown, then removing the lockdown, by putting the economy first. So basically recounting how the central government is on the path to development, and vis-a-vis painting the TMC government as somebody who's opposed to development, hasn't done but enough for the people of Bengal, but unleashed violence on the BJP workers there. Yeah, exactly. As you know, Amritpal, BJP recently unleashed, a pamphlet where it has they have shown that the
in the BJP run state, all round progress is taking place, where in the opposition run state, we had found that the state is, has not made much progress, as they have shown that the West Bengal as such. In the, if we judge it in the parameter of the development, so they are alleging that the TMC government is lying far behind of what the other BJP state made progress in different areas of progress in the development category. All Amrit right. Pal. All right, Anubrato, many thanks for joining us and giving an update on that. You keep tracking JP Nadda's visit to West Bengal. We'll keep coming back to you. Thank you for the moment for joining us. And that's it then in today's Midday Prime. We'll be back tomorrow with the same time, 2 p.m. Thanks for watching. Namaskar.